हेलो एवरीवन, मैं यशवंत कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कटिंग टूल एंड ऑपरेशंस के एमसीक्यू को। पिछले वीडियो में हमने 61 एमसीक्यू को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम 62 से आगे के एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट से आप जाकर के उसको देख सकते हैं, लिंक दिया गया है। साथ ही साथ जो लोग डीएमआरसी या फिर यूपीआरबीएनएल या फिर बोरिंग टेक्नीशियन, इसरो, एनपीसीआईएल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट फोकस किस पे है, यूपीआरबीएनएल और बोरिंग टेक्नीशियन एग्जाम, या फिर जिनका 7 तारीख को अपकमिंग का एनएफएल का भी एग्जाम है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी क्लासेस जो अपलोड की जा रही हैं, क्योंकि इनसे बाहर, इन एमसीक्यू से बाहर किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो 100% रामबाण एमसीक्यू है। इस सभी को अगर आप देख के जाते हैं तो आपके 100% क्वेश्चन इससे फंसने वाले हैं, इससे बाहर जाने वाले नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, चित्र में दर्शाए गए ग्रुप को काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग करना चाहिए। तो आप यहाँ पर पहले एक बार ग्रुप देख लीजिए कि किस प्रकार का ग्रुप आपको यहाँ दिखाया गया। तो आप यहाँ ग्रुप के स्टार्टिंग में थोड़ा सा नजर डालिए कि ये ग्रुप किस शेप का है, इस शेप का है। ठीक है, मीन्स ये कैसा आ रहा है, ये राउंड शेप का ग्रुप है। तो राउंड शेप का ग्रुप होने के कारण हम क्या करेंगे, किस प्रकार की चीजल का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि ये राउंड हो या फिर हाफ राउंड हो तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, राउंड नोच चीजल का प्रयोग किया जाता है। अगर अदर चीजल की बात की जाए कि जैसे कि मान लीजिए वेब चीजल है, तो कहाँ प्रयोग करते हैं, तो जब भी हम चैन ड्रिलिंग करते हैं, चैन ड्रिलिंग के बाद क्या होता है, बीच से जो यहाँ पर मटेरियल बचता है इसको सेपरेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है। एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, होती है क्रॉस कट चीजल या कैप चीजल का प्रयोग। तो उसका प्रयोग कीबे काटने के लिए किया जाता है, या फिर स्लॉट काटने के लिए भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण कितना होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण कितना होता है। तो कितना होता है, 121 डिग्री ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई नट और कुछ नहीं बल्कि क्या है। तो जो डाई नट होता है, क्या होता है, डाई के शेप में ही, मीन्स डाई नट के शेप में क्या होती है, डाई होती है, जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, जो खराब थ्रेड होती है या फिर जंग लगी थ्रेड होती है उसको सही करने के लिए किया जाता है। तो डाई नट क्या है, एक नट के आकार की एक डाई होती है, हेक्सागोनल नट के आकार की, जिसका प्रयोग हम जंग लगी या फिर खराब थ्रेड को सही करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्डिंग फाइल क्या होती है, वार्डिंग फाइल से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैच करती है। तो आपको पता होना चाहिए, जो वार्डिंग फाइल होती है फ्लैट फाइल के जैसी होती है। जैसी हमारी फ्लैट फाइल होती है, सेम वैसी ही कैसी होती है, वार्डिंग फाइल होती है। अंतर क्या होता है कि ये थिकनेस में थोड़ी कम होती है, मीन्स जो इसकी मोटाई होती है वो वार्डिंग फाइल की फ्लैट फाइल की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा मैच कर रहा है कि वार्डिंग फाइल फ्लैट फाइल जैसी होती है, परंतु थिकनेस में कहा जाए या फिर कहा जाए मोटाई में क्या होती है, पतली होती है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है वार्डिंग फाइल का, तो इसका बेसिकली प्रयोग किया जाता है की बनाने के लिए, ताले की चाबी बनाने के लिए बेसिकली वार्डिंग फाइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वार्डिंग फाइल आपको क्लियर हो गई होगी। कई बार इससे मिलती जुलती फाइलों के बारे में पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है पिलर फाइल के बारे में। सबसे पहले तो पिलर फाइल किसके समान होती है, तो ये हैंड फाइल जैसी होती है, मीन्स इस पे एक तरफ क्या होता है, सेफ एज होता है, लेकिन चौड़ाई में क्या होती है, चौड़ाई में कम होती है। जो हैंड फाइल जैसी होती है पिलर फाइल, लेकिन चौड़ाई में कम होती है। उसका प्रयोग भी कहाँ करते हैं, तो कीबे, जो कीबे होते हैं, स्लॉट होते हैं, उसकी फाइलिंग करने के लिए पिलर फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, कई बार यहाँ पर फीदर फाइल के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में, फीदर फाइल बारे में। तो इसका बेसिकली आकार पूछा जाता है कि फीदर फाइल का आकार कैसा होता है। तो ये समचतुर्भुजा आकार की होती है। ठीक, इसे प्रूइंग सा फाइल के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग बेसिकली ऑड एंगल पर फाइलिंग करने के लिए, ऑड एंगल तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट फाइलों के हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 20 mm व्यास वाले ड्रिल की टेपर सैंक पर कौन सा टेपर होता है। इसके कहने का मतलब है जो 20 mm डायमीटर अगर किसी ड्रिल का
तो उस पर कौन सा टेपर होगा, तो कौन सा टेपर होता है, MT2 टेपर के अंतर्गत वो आता है। जो 20 mm व्यास वाला ड्रिल होगा उस पर कौन सा टेपर होगा, MT2 टेपर होगा। ठीक, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में। कई बार इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मोस्ट टेपर होते हैं कितने साइजों में पाए जाते हैं। तो मोस्ट टेपर बेसिकली 8 साइजों में होते हैं, 0 से लेकर के 7 नंबर तक 8 साइजों में मोस्ट टेपर पाए जाते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बाइड मटेरियल्स की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको क्या करना है, कार्बाइड मटेरियल की ग्राइंडिंग करनी है तो उसके लिए आप बेसिकली किस प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करोगे, कौन सा ग्राइंडिंग व्हील प्रयोग किया जाता है इसके लिए। तो कार्बाइड मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डायमंड व्हील का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, डायमंड व्हील का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें किसकी ग्राइंडिंग करनी है, कार्बाइड वाले टिप, कार्बाइड वाले जो टूल्स हैं उसकी ग्राइंडिंग करनी है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइन पिच वाले दांतों के हेक्सा ब्लेड अधिक प्रभावशाली होते हैं, ऐसा क्यों होता है, या किस पर प्रभावशाली होते हैं। जो फाइन पिच वाले दांतों के हेक्सा ब्लेड होते हैं किस प्रकार के सेक्शन पे अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो फाइन पिच होते हैं तो उनके दांते मीन्स क्या होंगे, काफी पास पास होंगे, तो किस पर प्रभावशाली होंगे, पतले सेक्शन वाली धातुओं पर, या फिर कह लीजिए जो हार्ड मटेरियल होंगे उस पर वो प्रभावशाली होते हैं। जिसका क्रॉस सेक्शन थोड़ा कम होता है, पतले सेक्शन वाली धातुएं होती हैं, जैसे थिन ट्यूब हो गई, कंड्यूट पाइप हो गई, तो इन सभी पर क्या होते हैं, ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। और जो कोर्स पिच वाले ब्लेड होते हैं वो सॉफ्ट मेटल पर अधिक प्रभावशाली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 969 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया है ब्लाइंड होल की टैपिंग के लिए तीसरे फिनिशर टैप का प्रयोग किया जाता है। तो जो बेसिकली तीसरा फिनिशर टैप होता है उसका काम क्या होता है, तो वो सुराख में बॉटम तक मीन्स पूरी गहराई में क्या करता है, थ्रेड को काट देता है। जहां तक थ्रेड की जरूरत होती है वहां तक पूरी गहराई में थ्रेड को क्या करता है, काटता है ब्लाइंड टैप। ठीक, सॉरी, फिनिशर टैप। ब्लाइंड होल क्या होता है, ऐसा होल जो कि पूरी गहराई तक नहीं बना होता है, उसे क्या कहते हैं, ब्लाइंड होल के नाम से जानते हैं। यहाँ कई बार टैप के बारे में पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली टैप कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहले टैप को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टैप, या फिर इसी को टेपर टैप के नाम से जानते हैं। दूसरा टैप होता है इसे इंटरमीडिएट टैप या फिर सेकेंड टैप के नाम से जानते हैं। तीसरे टैप को हम फिनिशिंग टैप या फिर बॉटमिंग टैप या इसी को कई बार प्लग टैप भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीजें पूछी जाती हैं, एक होता है टेपर एंगल और एक होता है उसका मीन्स टेपर तीथ। तो अगर टेपर तीथ की बात की जो पहला टैप होता है जिसे फर्स्ट टैप कहते हैं, इसमें क्या होता है 8 से 10 दांते क्या होते हैं, टेपर होते हैं। मीन्स इसके 8 से 10 दांते टेपर में ग्राइंड होते हैं। अब एंगल पूछा जाए तो इसका जिसका दांते ज्यादा टेपर उसका एंगल कम, तो इसका टेपर एंगल कितना होता है, 4 डिग्री होता है। अगर इंटरमीडिएट टैप की बात की जाए तो इसमें 3 से लेकर के 5 दांते क्या होते हैं, टेपर में होते हैं। और इसका टेपर एंगल कितना होता है, तो इसका टेपर एंगल 10 डिग्री होता है। तीसरे टैप की बात की जाए तो इसमें केवल 1 से 2 दांते ही टेपर में ग्राइंड किए हुए होते हैं और इसका टेपर एंगल सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है, 20 डिग्री होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसमें जो फर्स्ट टैप होता है उसका प्रयोग चूड़ी काटने के लिए प्रारंभ करते हैं हम, प्रथम टैप के बाद फिर सेकेंड टैप चलाते हैं, और लास्ट में चूड़ी को फिनिश करना हो या ब्लाइंड होल में चूड़ी को परिशुद्धता से बनाना हो तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, वहां पर थर्ड टैप या फिनिशिंग टैप का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ फाइल से रिलेटेड है। पूछ रहा है सिंगल कट फाइल के फेस पर दांते किस कोण में कटे होते हैं। आप सभी को पता है जो सिंगल कट फाइल होती है उस पर दांते जो सेंटर लाइन होती है उसे केवल एक ही डायरेक्शन में कटे होते हैं। कितने डिग्री पर कटे होते हैं, तो सेंटर लाइन से 60 डिग्री पर ये दांते कटे होते हैं। ठीक, सिंगल कट फाइल में कितने डिग्री पर कांटे कटे होते हैं, 60 डिग्री पर दांते कटे होते हैं, एक ही तरफ होते हैं। इसका प्रयोग बेसिकली सॉफ्ट मेटल लाइक एल्युमिनियम, ब्रास, ब्रोंज इनकी फाइलिंग के लिए किया जाता है। अगर यहीं पर बात की जाए डबल कट जो फाइल होती है, डबल कट फाइल में बेसिकली दांते
बिकड़ में कटे होते हैं, एक होता है उसमें ओवर कट, एक होता है अप कट। तो ये पूछा जाता है कि ओवर कट जो दांते होते हैं कितने डिग्री पर होते हैं, अप कट दांते कितने डिग्री पर होते हैं। तो ओवर कट दांते 70 डिग्री पर काटे जाते हैं सेंटर लाइन से, और जो अप कट दांते होते हैं बेसिकली 51 डिग्री पर काटे जाते हैं सेंटर लाइन से। किसमें? डबल कट फाइल में। ठीक, जो डबल कट फाइल होती है उसकी बात कर रहे हैं। ओवर कट दांते 70 डिग्री पर, अप कट दांते 51 डिग्री पर। इसका बेसिकली जनरल फाइलिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए, एक अक्षीय होल वाले सार ट्रिमर को मैंड्रल या आर्बर के साथ प्रयोग किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे एक ऐसा रीमर जिसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ऐसा एक अक्षीय होल वाले सार ट्रिमर को, ये सार ट्रिमर है जिसको मैंड्रल या आर्बर के साथ प्रयोग करते हैं, तो उस बेसिकली रीमर का नाम क्या है? तो इसे क्या कहते हैं? चकिंग रीमर के नाम से जानते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन दे करके आपको ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस चीज को आप ध्यान से देख लेंगे कि अक्षीय होल वाले सार ट्रिमर जिसको मैंड्रल की सहायता से या फिर आर्बर की सहायता से प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे चेकिंग रीमर के नाम से जानते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है प्रायर ट्विस्ट ड्रिल का मटेरियल क्या होता है। तो हमने आपको पहले ही बताया था, जो ड्रिल होते हैं बेसिकली हाई स्पीड स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में हमें क्या मिल जाता है? हाई स्पीड स्टील मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, फाइलिंग करते समय जाप को वाइस में बांधने की सबसे अच्छी पोजीशन क्या होती है। तो सबसे अच्छी पोजीशन की अगर बात की जाए कि किस पोजीशन पे हमें वाइस में जाप को होल्ड करना चाहिए, तो एल्बो लेबर पर, जिसे हिंदी में कहते हैं कुहनी लेबर पर, जाप को क्या करना चाहिए? वाइस में होल्ड करना चाहिए। अगर माप पूछा जाता है तो 106 सेंटीमीटर या फिर 3.5 फुट की ऊंचाई पर क्या होनी चाहिए? हमारी वाइस बंधी होनी चाहिए। वाइस में अगर जॉब बांध रहे हैं तो क्या होना चाहिए? कुहनी का लेवल होना चाहिए, उससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो जॉब हमारा क्या होगा? सही साइज में नहीं बनेगा, टेपर में बनेगा। टैपिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा टैप टूटने का कारण नहीं है? ध्यान से देखना, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कारण नहीं है। सबसे पहला, टैप पर कोर्स थ्रेड है, नीचे की ओर अधिक प्रेशर लगाया गया है, कटिंग ऑयल प्रयोग नहीं किया गया है, छोटे टैप ड्रिल साइज का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए खा नंबर की नीचे की ओर बहुत प्रेशर लगाएंगे तो भी टैप टूट जाएगा, कटिंग ऑयल का प्रयोग नहीं करेंगे तो भी अधिक ऊष्मा होगी, टूट सकता है। छोटे टैप ड्रिल साइज का प्रयोग करेंगे तो भी टूट सकता है। लेकिन टैप पर कोर्स थ्रेड है तो ये टैप टूटने का कारण नहीं है। थ्रेड सही नहीं बनेगी आपकी, वो अलग बात है, पिच सही नहीं रहेगी वो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर टैप आपका टूटेगा नहीं। तो मेन कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा कि टैप पर कोर्स थ्रेड है, ये बेसिकली टैप टूटने का कारण नहीं होता, बाकी सभी टैप टूटने के कारण होते हैं जो दिए गए हैं। नेक्स्ट 75 नंबर, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में यदि जाप सेंटर के मध्य ढीला फिट किया गया है तो क्या होगा? मीन्स जब ग्राइंडिंग करेंगे तो उस समय क्या होगा? तो अगर कोई हमारा सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में जो जॉब है सेंटर के मध्य सही से फिट नहीं किया गया है तो जॉब गोलाई में नहीं बनेगा। ठीक, वो सेंटर से क्या हो जाएगा? आउट में बनेगा, थोड़ा ओवल शेप में बनेगा, परफेक्ट वो राउंड या फिर गोलाई में नहीं बनेगा। नेक्स्ट, ग्राइंडिंग व्हील की ग्लेजिंग का कारण क्या होता है? यहाँ पर पूछा गया है। व्हील से बेसिकली दो पूछे जाते हैं, एक होता है ग्लेजिंग, एक होता है लोडिंग। ग्लेजिंग क्या होता है? जब हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील का पहिया होता है इसका फेस चमकदार शाइनी हो जाता है और मेटल कटिंग नहीं करता है तो उसे ग्लेजिंग कहते हैं। और जब इसके अंदर व्हील के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स आके भर जाते हैं तो इसे लोडिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है ग्लेजिंग का कारण कौन सा है निम्नलिखित में से। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ग्रेन साइज अधिक फाइन होना, व्हील अधिक हार्ड होना, व्हील की स्पीड अधिक तेज होना। तो यहाँ पर बात की जाए कि अगर ग्रेन साइज अधिक फाइन है तो भी ग्लेजिंग होता है, व्हील अधिक हार्ड है तो भी ग्लेजिंग होती है, लेकिन व्हील्स की स्पीड अधिक तेज होने से यहाँ पर ग्लेजिंग की प्रक्रिया नहीं होती है। तो ऊपर के जो ऑप्शन का व खा दिए गए हैं दोनों सही हो सकते हैं इसमें से। ग्रेन अधिक फाइन होने से भी हो सकता है और व्हील अधिक अधिक हार्ड है तो भी ग्लेजिंग का दोष हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांड प्रायः ग्राइंडिंग व्हीलों पर प्रयोग में लाया जाता है? जो सामान्य ग्राइंडिंग व्हील है
उस पर कौन सा बॉन्ड प्रयोग किया जाता है? तो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है विट्रीफाइड बॉन्ड। हमारा जो विट्रीफाइड बॉन्ड होता है इसे सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी से अंकित ग्राइंडिंग व्हील किस एब्रेसिव से बेसिकली बना होता है? यहाँ पर पूछा गया है कि सी से अंकित ग्राइंडिंग व्हील किस एब्रेसिव से बना होता है, या सीधा सीधा पूछ सकता है कि जो सी सिंबल होता है यह किस ग्राइंडिंग व्हील को प्रदर्शित करता है, तो किसे प्रदर्शित करता है? सिलिकॉन कार्बाइड को ये सूचित करता है। अगर वहां पर क्या लिखा है? सी लिखा है। एल्युमिनियम ऑक्साइड को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ अन्य के भी हम देख लेते हैं सिंबल की, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले आपने जान लिया कि सिलिकॉन कार्बाइड को सी से, एल्युमिनियम ऑक्साइड को ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर विट्रीफाइड बॉन्ड है तो उसको वी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सिलिकेट बॉन्ड को क्या करते हैं? यस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। साइलेक बॉन्ड को ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कई बार साइलेक बॉन्ड से पूछा जाता है, तो साइलेक बॉन्ड को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो रेजिनाइड बॉन्ड होता है इसी को बेकेलाइट बॉन्ड कहते हैं, इसे बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, बी फॉर बॉल। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि रेजिनाइड बॉन्ड को आर कई बार टिक कर देते हैं, जैसा कि एनएफएल के प्रीवियस 3 फरवरी को एग्जाम हुआ था, इसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि रेजिनाइड बॉन्ड को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने ऑप्शन आर को भी टिक कर दिया था, लेकिन आर किसका प्रदर्शित करते हैं? और रबर बॉन्ड को प्रदर्शित करते हैं। रेजिनाइड बॉन्ड को ही सैलिक बॉन्ड कहते हैं, इसे किससे? रेजिनाइड बॉन्ड को ही क्या कहते हैं? विट्रीफाइड बॉन्ड कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से प्रदर्शित करते हैं। अगर रबर बॉन्ड की बात की जाए तो उसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? आर से प्रदर्शित किया जाता है। बाकी अगर ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड है तो उसे ओ एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं। अगर मेटेलिक बॉन्ड है तो उसे एम से प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ प्रमुख प्रकार के बॉन्ड होते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेन साइज 46 किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? अगर यहाँ पर 46 दिया गया है ग्रेन साइज, तो ग्रेन साइज 46 किसके अंतर्गत आएगा, वही यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो 46 बेसिकली किसके अंतर्गत आता है? तो ये मीडियम ग्रेन साइज के अंतर्गत आता है। कौन सा? 46। अब यहाँ आपको सभी ग्रेन साइज पता होने चाहिए। अगर बात की जाए सभी ग्रेन साइज की, तो सबसे पहला आता है कोर्स, फिर होता है मीडियम, फिर होता है फाइन, फिर होता है वेरी फाइन। तो कोर्स कहाँ से होता है? 10 से लेकर के अगर 24 नंबर तक है तो ये किसको प्रदर्शित करता है? कोर्स को प्रदर्शित करता है। मीडियम के लिए कितना होता है? तो मीडियम के लिए 30 से लेकर के 60 नंबर तक, बेसिकली इसमें 30, 36, 46, 54, 60 पूछे जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो मीडियम के अंतर्गत आता है। फाइन में अगर बात की जाए तो 80 से लेकर के 180 नंबर तक फाइन में आता है। वेरी फाइन में 200 से लेकर के या 220 से लेकर के कहाँ तक होता है? 600 नंबर तक जो होता है किसके अंतर्गत आता है? फाइन ग्रेन साइज के अंतर्गत आता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेड एम का ग्राइंडिंग व्हील किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? ऊपर आपसे ग्रेन साइज के बारे में पूछा गया था, अब यहाँ किसके बारे में पूछा जा रहा है? यहाँ पर आपसे ग्रेड साइज के बारे में पूछा जा रहा है कि जो एम है ये किस ग्रेड को सूचित करता है? तो बेसिकली किसको सूचित करता है? ये मीडियम को सूचित करता है। ठीक है, किसकी तरफ सूचित करता है? तो ये मीडियम की तरफ सूचित करता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करने से पहले इसे भी देख लेते हैं। जो ग्रेड के अनुसार होते हैं, कितने से कितने तक किस चीज को वो प्रदर्शित करते हैं, ये भी आपके लिए जानना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि जो ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड होता है एम, किसको सूचित करता है? तो मीडियम की तरफ इंगित करता है। अगर बात की जाए ऑल टाइप ऑफ ग्रेड की, तो बेसिकली ग्रेड में 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सॉफ्ट, एक होता है मीडियम, एक होता है हार्ड। तो सॉफ्ट में कौन कौन से आते हैं? तो ए से लेकर के एच तक जो होते हैं वो सॉफ्ट के अंतर्गत रखे जाते हैं। और फिर आई से लेकर के पी के जो होते हैं किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? मीडियम के अंतर्गत रखे जाते हैं। और क्यू से लेकर के जो जेड के होते हैं ये किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? तो हार्ड के अंतर्गत रखे जाते हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जो सॉफ्ट ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील होता है इसका प्रयोग हार्ड मेटल को ग्राइंड करने के लिए करते हैं।
और जो हार्ड मेटल का ग्राइंडिंग व्हील होता है इसका प्रयोग सॉफ्ट मेटल की ग्राइंडिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, रेजिनाइड बॉन्ड के लिए रीतिगत चिन्ह क्या होता है। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो रेजिनाइड बॉन्ड होता है इसी का दूसरा नाम क्या होता है, बैकेलाइट बॉन्ड होता है, इसी को रेडमोनल भी कहते हैं। तो इसलिए इसका प्रयोग क्या हो जाता है, बी फॉर बॉल किसका संकेत हो जाता है, रेजिनाइड बॉन्ड या फिर बेकिलाइट बॉन्ड का। कई बार पूछा जाता है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो बेसिकली अगर रेजिनाइड या फिर बेकिलाइट बॉन्ड की बात की जाए तो इसे काफ़ी हाई स्पीड वाले ग्राइंडिंग कार्यों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग दी गई है और इस मार्किंग पर पूछा गया यहाँ पर 5 क्या इंगित करता है, जहाँ पर 5 दिया गया है ये 5 क्या इंगित कर रहा है, यही आपसे इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, पूछा गया है। तो यहाँ पर बेसिकली हम इन सारे अगर शब्दों का मतलब समझना चाहें कि ये बेसिकली क्या चीज दिए गए हैं, तो सबसे पहले जो यहाँ पर 51 दिया गया है, 51 ये क्या है, कंपनी का एब्रेसिव नंबर, कंपनी का अपना संकेत होता है कुछ। यहाँ पर जो ये दिया गया है ये फार दिया गया है एल्युमिनियम का आपका क्या है, जो बेसिकली एल्युमिनियम क्या कहते हैं उसको, मीन्स एल्युमिनियम आपका क्या है, एक आर्टिफिशियल जो एब्रेसिव होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, उसका यहाँ पर प्रतीक दिया गया है कि किस एब्रेसिव का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रयोग कर रहा है एल्युमिनियम की तरफ। नेक्स्ट जो यहाँ पर 46 दिया गया है, 46 क्या है, ये ग्रेन साइज को प्रदर्शित कर रहा है जो कि क्या है, मीडियम है। यल की अगर बात की जाए तो एल आपका लेटर में आ जाता है, तो ये ग्रेड को सूचित कर रहा है, ए से जेड जो लेटर होते हैं ग्रेड को इंगित करते हैं। यल हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, आप सभी को पता है, ए से एच होता है मुलायम, आई से पी होता है मीडियम, तो एल हमारा किसके अंतर्गत आएगा, मीडियम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि 5 किसको प्रदर्शित करता है, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करता है, आप सभी को पता होना चाहिए ये क्या है, स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करता है 5। अब स्ट्रक्चर 1 से लेकर के 16 तक होते हैं, इसमें भी कई प्रकार के होते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। एक होता है डेंस स्ट्रक्चर, एक होता है ओपन स्ट्रक्चर। जो डेंस स्ट्रक्चर होते हैं 1 से लेकर के 7 नंबर तक होते हैं, अच्छी फिनिशिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो गैप होते हैं कणों के बीच में काफी कम होते हैं। जो ओपन स्ट्रक्चर होता है 8 से लेकर के 14 नंबर तक, या कहीं कहीं 8 से लेकर के 16 नंबर तक भी मिलता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हाई स्पीड पर प्रयोग करते हैं, काफी तेजी गति से कटिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, और इसमें दो कणों के बीच में जो गैप होता है क्या होता है, कम होता है। तो आशा करते हैं यहाँ पर सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हील की बैलेंसिंग की जाती है, मीन जो व्हील की बैलेंसिंग होती है वो किस लिए की जाती है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो बैलेंसिंग करने से क्या होता है, व्हील की प्रत्येक पोजीशन पर सभी जगह पर क्या होता है, उसका जो भार है वेट है एक समान हो जाता है, इसीलिए व्हील की बैलेंसिंग की जाती है। ग्राइंडिंग फ्लूइडों का प्रयोग किया जाता है, मीन जो ग्राइंडिंग फ्लूइड प्रयोग किए जाते हैं उनका काम क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है, व्हील और फेस और जाब के बीच घर्षण कम करने के लिए सही है, चिप्स को साफ करने के लिए ये भी सही है, व्हील को लोडिंग से बचाने के लिए ये भी सही है, अगर चिप्स रिमूव होते रहेंगे तो लोडिंग क्रिया आसान ऑटोमेटिक नहीं होगी। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है ये मैच खाते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीशार्पनिंग करने के लिए टैप को किस स्थान पर ग्राइंड किया जाता है, बहुत ही मोस्ट फेमस क्वेश्चन, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं कि टैप को किस पोजीशन पर, टैप के किस पार्ट को ग्राइंड किया जाता है। तो किसको ग्राइंड किया जाता है, फ्लूट पर ग्राइंड किया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टैप को किस स्थान पर ग्राइंड करते हैं, तो उसे फ्लूट पर ग्राइंड करते हैं। अब टाइपिंग होल होना चाहिए, मीन्स टाइपिंग करते समय होल हमारा किस प्रकार से होना चाहिए। जो ड्रिल होल है ऑप्शन दिया गया, टैप के साइज से बड़ा, टैप के साइज से छोटा, या फिर टैप के साइज के बराबर, या फिर टैप की कोर या फिर माइनर डायमीटर के बराबर। तो आप सभी ने टैप ड्रिल साइज निकालना होगा। टैप ड्रिल साइज बराबर क्या होता है, टैप ड्रिल साइज बराबर होता है टैप साइज -2 × d। टैप साइज को ही बेसिकली क्या कहते हैं, हम मेजर डायमीटर कहते हैं। 2 × d मतलब क्या हो गया, ये 2d मतलब डायमीटर का डबल माइनस करना है। तो अगर मेजर डायमीटर में से हम क्या करेंगे, डबल डायमीटर डबल डेप्थ को हम अगर माइनस कर देंगे, डी क्या होती है यहाँ पर, डेप्थ होती है, सॉरी डायमीटर बोलने के लिए,
अगर हम मेजर डायमीटर में से क्या कर रहे हैं, डबल डेप्थ को माइनस कर रहे हैं, तो हमें क्या पता चल जाता है, हमें माइनर डायमीटर पता चल जाता है। मान लीजिए अगर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर थ्रेड दी गई है और इनके बीच में अगर ये लाइन डाल दी जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये हो गया मेजर डायमीटर, एक हो गया, ठीक, एक हो गया मेजर डायमीटर और एक हो गया माइनर डायमीटर। तो मेजर डायमीटर में से अगर सिंगल डेप्थ ये हो गई, सिंगल डेप्थ ये हो गई, डबल डेप्थ को घटा देते हैं तो हमारा क्या बचेगा, तो हमारा बचता है माइनर डायमीटर। तो जो होल होता है टैपिंग के लिए होल बनाया जाता है वो किसके बराबर होना चाहिए, टैप की कोर या फिर माइनर डायमीटर के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी रफ फाइल का प्रयोग किस पर किया जाता है। जो रफ फाइल होती है उसका प्रयोग कब किया जाता है, तो रफ फाइल का प्रयोग आप सभी को पता है, जो हमें धातु का भी शीघ्रता से जल्दी के साथ धातु को रगड़ के मेटल को हटाना हो तो वहां पर रफ फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ड्रिलिंग करते समय टूटी के पानी को कूलेंट की तरह प्रयोग करने की वरीयता क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि पानी में उस टूटी के पानी को या सैंपल साधारण पानी के प्रयोग करने से क्या हो सकता है, जंग लगने का खतरा रहता है। जो हम जाब में कोई मशीनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए ड्रिलिंग कर रहे हैं, अब अगर उसमें हमने पानी प्रयोग कर लिया तो उसके इंटरनल सरफेस पर क्या हो जाएगा, जंग लगने का खतरा रहता है, इसीलिए उसको हम प्रयोग करने की वरीयता नहीं देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक डाई होती है, डाई के द्वारा किस प्रकार की थ्रेड काटी जाती है, यहाँ पर बेसिकली ये पूछा गया है। तो डाई हमारी क्या होती है, एक एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल होती है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी शाफ्ट पर या फिर आउटर फीचर, बाहरी फीचर पर थ्रेड काटी जाती है। अगर इंटरनल थ्रेड की बात की जाए तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टैप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीजल द्वारा एक ग्रुप की चिपिंग करनी है। जब चिपिंग ग्रुप के अंत तक पहुंच जाती है तो धातु को उभाड़ के रूप से टूटने से आप कैसे बचाएंगे। मीन्स चिपिंग करते करते आप मेटल के लास्ट इंड पर पहुंच गए हैं, ठीक, अब इंड पर पहुंच गए हैं, यहाँ से चिपिंग आपने स्टार्ट किया, लास्ट यहाँ पर पहुंच गए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, मेटल उखड़ जाएगा। तो इस मेटल को उखड़ने से बचाने के लिए, रैप अप होने से बचाने के लिए क्या करेंगे, हम दूसरी साइड से चिपिंग करेंगे। मीन्स अपोजिट साइड से हम क्या करेंगे, चिपिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, कि अंतिम भाग को उल्टी दिशा से चिपिंग करके हम क्या कर सकते हैं, रैप अप होने से, वहां पर उखड़ने से उसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आपको एक एल्युमिनियम ब्लॉक को स्मूथ फिनिश में काटना है, कौन सी फाइल अधिक उपयुक्त होगी। तो सभी को पता है कि एल्युमिनियम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंगल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। और इसमें दांते सेंटर लाइन से कितने डिग्री पर होते हैं, 60 डिग्री पर दांते कटे होते हैं। नेक्स्ट बात की जाए डबल कट फाइल, तो बेसिकली जनरल वर्क के लिए प्रयोग की जाती है। रास्ट कट फाइल लकड़ी के लिए या फिर चमड़े के लिए, रबड़ के लिए, प्लास्टिक के लिए, इस सब के लिए रास्ट कट फाइल प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अधिक बड़े व्हील से छोटे डायमीटर की सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस ग्रेड का व्हील प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अधिक बड़ा व्हील, व्हील हमारा क्या है, बड़ा है, उसे छोटे डायमीटर के वर्क पीस की क्या करनी है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करनी है। तो यहाँ पर कौन से ग्रेड का व्हील होना चाहिए, तो बेसिकली कौन से ग्रेड का व्हील होना चाहिए, हार्ड ग्रेड वाले व्हील का वहां पर प्रयोग किया जाता है। हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग की जाती है, क्यों की जाती है। सबसे पहला कारण यहाँ पर दिया गया है कि जो ब्लेड को क्लियरेंस देने के लिए, तो बिल्कुल सही है कि हम ब्लेड को क्लियरेंस देने के लिए, जिससे कि वो क्या हो सके, अपनी चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा चौड़ाई में क्या हो सके, ग्रुप को बना सके, मेटल को काट सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दांतों की सेटिंग करते हैं। दूसरा यहाँ पर पूछा, ऑप्शन दिया गया है कि ब्लेड को जाम होने से, टूटने से बचाने के लिए। तो जब वो अपने चौड़ाई से थोड़ा अधिक का ग्रुप बनाएगा, जाहिर सी बात है कि उसमें फंसेगा नहीं और टूटने से भी बच जाएगा। नेक्स्ट, कट को ब्लेड से चौड़ा बनाने के लिए, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है मैच करते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू उपयोग के अनुसार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक छोटे सुराख की ड्रिलिंग के बाद सुराख चित्र जैसा पाया गया, निम्नलिखित में से इसका क्या कारण है। यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है कि एक छोटा सुराख है, हमने सुराख किया, ड्रिलिंग किया, उसके बाद हमारा कुछ इस प्रकार से जो चित्र दिखाया गया, इस प्रकार से सुराख हो गया। तो इसका बेसिकली कारण क्या हो सकता है, यहाँ पर 4 रीजन आपको दिए गए हैं। उचित रीजन क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है कि यहाँ पर कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके कारण क्या है, ये
आपका इस होल सही नहीं बन पाया है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ड्रिल अलाइनमेंट में नहीं है, या वर्क पीस की सेटिंग जो है वो इंक्लाइंड है, या मशीन के स्पिंडल में प्ले है, या फिर फीड दर बहुत अधिक है। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा देख पा रहे होंगे जो हमारा वर्क पीस है यह कैसा है। यहाँ इस सिरे से भी आप देख सकते हैं कि इस सिरे पर भी तिरछा है, यहाँ पर भी तिरछा है। तो जो हमारी वर्क पीस की सेटिंग है वो क्या है, इंक्लाइंड है, थोड़ी सी झुकी हुई है, इसीलिए हमारा होल सही नहीं बना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित ड्रिलिंग मशीनों में से किसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर बिजली उपलब्ध नहीं होती है। तो आप सभी को पता है कि जहां पर बिजली उपलब्ध ना हो वहां किस प्रकार के ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर बेसिकली कौन सी ड्रिलिंग मशीन प्रयोग की जाती है, तो होती है रैचेट ड्रिलिंग मशीन। किसका प्रयोग करते हैं, रैचेट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं वहां पर जहां पर बिजली उपलब्ध नहीं होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जैसे मान लीजिए जो रेलवे लाइन होती है, गार्डर वगैरह होते हैं, लंबे लंबे ट्रैक होते हैं, तो बिजली को कहाँ तक लेके जाएंगे उसके मोटर्स को, तो इसलिए रैचेट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग वहां पर कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कई बार रेडियल ड्रिलिंग मशीन से पूछा जाता है कि हैवी ड्यूटी वर्क के लिए कौन सी मीन्स ड्रिलिंग मशीन प्रयोग की जाती है, तो होती है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। उसका लाभ क्या होता है कि जॉब को हम केवल एक ही सेटिंग करते हैं। मान लीजिए हमारा जॉब है, इसमें हमें 4 जगह होल करना है, जॉब को एक बार फिक्स कर देंगे, और मशीन से हम क्या करेंगे, और चूंकि उसके रेडियल आर्म को हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उसे किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में ले जाके हम सेट करके ड्रिल कर लेते हैं। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन का फायदा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित रीमर्स में से विशेषता कौन सा रीमर ऐसे होल के लिए उपयुक्त है जिसमें कीबे ग्रुप बना होता है। ये पूछ रहा है कि जिस होल में क्या हो, कीबे ग्रुप बना हो, उसके लिए आप किस प्रकार के रीमर का बेसिकली चुनाव करेंगे। तो अगर कीबे टाइप का वहां पर ग्रुप है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वहां पर हेलिकल फ्लूटेड रीमर का प्रयोग किया जाता है। कीबे हो या फिर ग्रुप हो, उसकी रीमिंग करनी हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हेलिकल फ्लूटेड रीमर का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, जो होल के अंदर चिटचिटाहट होती है बहुत ही कम होती है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर मिलता जुलता होता है स्पाइरल फ्लूटेड रीमर, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जो स्पाइरल फ्लूटेड रीमर होता है उसका प्रयोग टेपर सुराख को हम फिनिश करने के लिए करते हैं। अगर कोई होल टेपर में बन गया है उसको फिनिश करना है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उस पर स्पाइरल फ्लूटेड रीमर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए, व्हील की ग्लेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है, कौन सा निम्नलिखित में से ऐसा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जो व्हील की ग्लेजिंग से संबंधित नहीं है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है 97 नंबर के क्वेश्चन में। ऑप्शन दिया गया है, व्हील की ड्रेसिंग सही ना होना, गंदा कूलेंट प्रयोग करना, सॉफ्ट व्हील के स्थान पे हार्ड व्हील का प्रयोग करना, या फिर फीड दर बहुत अधिक फाइन होना। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अगर गंदा कूलेंट प्रयोग कर रहे हैं, या सॉफ्ट के स्थान पर हार्ड प्रयोग कर रहे हैं, या फिर फीड दर ज्यादा दे रहे हैं, फीड दर कम फाइन दे रहे हैं, तो यहाँ पर ग्लेजिंग का दोष हो सकता है। लेकिन व्हील का ड्रेसिंग सही ना होना ये कोई कारण नहीं होता है, यही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि मैच नहीं कर रहा है। बाकी जो सभी ऑप्शन है ये आपके मैच कर रहे हैं। ठीक, अगर हार्ड व्हील का प्रयोग करेंगे, जब आपकी स्पीड अधिक रखेंगे, फीड कम रखेंगे, तो क्या होगा, व्हील हमारी कम आरपीएम पे चलेगी। ठीक है, सॉरी, इस व्हील में क्या दोष हो जाएगा, ग्लेजिंग का दोष हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लेज्ड या लोड हुए व्हील का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर ग्लेजिंग या लोडिंग वाले व्हील का प्रयोग करेंगे तो व्हील के फेस और कार की सरफेस के बीच कटिंग प्रेशर अधिक लगता है, या फिर खराब फिनिश आती है, या फिर अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा कि गर्मी भी अधिक उत्पन्न होगी, सरफेस फिनिश सही नहीं आएगी, और कटिंग प्रेशर भी अधिक लगेगा। तो ये सारे दोष उत्पन्न हो सकते हैं अगर हम ग्लेजिंग या लोडिंग वाले व्हील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ग्राइंडिंग व्हील की लोडिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। तो लोडिंग के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा कारण होता है। सबसे पहला कारण होता है कि अगर व्हील के कार्यखंड पर अधिक दबाव देंगे, अधिक कट लगाएंगे, फाइन व्हील से हार्ड व्हील मीन्स हार्ड मेटल के बजाय सॉफ्ट मेटल की ग्राइंडिंग करेंगे,
तो इन सब वजह से बेसिकली ग्राइंडिंग व्हील में लोडिंग का दोष होता है। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा दोष नहीं है आपको बताना है। तो पहला डेंस स्ट्रक्चर होना, बेसिकली लोडिंग हो जाएगा। फीड अधिक फाइन होगी तो भी यहाँ पर लोडिंग हो जाती है। व्हील की स्पीड सिफारिश की हुई स्पीड से अधिक है तो भी लोडिंग का दोष हो जाता है। लेकिन व्हील का ग्रेन साइज और ग्रेड उपयुक्त ना होना ये कोई मैटर नहीं करता है लोडिंग वाले दोष में। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित रीमर में से कौन सा रीमर जब टेल स्टॉक पर फिट किया जाता है तो थोड़े से मिस अलाइनमेंट के लिए स्वयं को समायोजित कर लेता है या स्वयं एडजस्ट कर लेता है? तो हमारा कौन सा रीमर होता है? फ्लोटिंग रीमर होता है। फ्लोटिंग रीमर या इसी को कई बार फ्लोटिंग ब्लेड रीमर के नाम से भी जानते हैं। तो एक ऐसा रीमर होता है अगर थोड़ा बहुत सा क्या है वहां पर मिस अलाइनमेंट है तो ये अपने आप को क्या कर लेता है, उस होल में एडजस्ट कर लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मशीन रीमर की अपेक्षा हैंड रीमर कैसे भिन्न है? तो मशीन रीमर से हैंड रीमर कैसे भिन्न होता है? तो एक ही रीजन होता है कि जो कटिंग एज होती है उसके लिए जो बेबल लीड होती है हैंड रीमर में काफी अधिक होती है जबकि मशीन रीमर में काफी कम होती है। नेक्स्ट, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कभी कभी किसी विशेष ऑपरेशन को करने के लिए एक स्टॉप रिंग का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप रिंग का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर किया जा सकता है? तो आप यहाँ पर बेसिकली देख पा रहे होंगे ये क्या ड्रिल है, ठीक है, ये यहाँ पर ड्रिल कर रहा है। यहाँ पर इन्होंने क्या लगा दिया है, एक स्टॉप रिंग यहाँ पर इन्होंने लगा दी है। अब अगर ये नहीं लगाते तो क्या होता, ड्रिल हमारा यहाँ तक चला आता। इन्होंने लगा दिया तो यहाँ हमारा ड्रिल यहीं पर रुक जाएगा। तो इससे क्या होगा, होल हमारा थ्रो ना होकर किस प्रकार का बनेगा, ब्लाइंड होल होगा। तो ब्लाइंड होल की ड्रिलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टॉप रिंग का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणतः यह देखा गया कि कुछ प्रयोग में लाने के बाद निम्नलिखित में से एक कारण से ग्राइंडिंग व्हील का फेस चमकदार या स्मूथ ग्लेज हो जाता है। तो किस कारण से व्हील मीन्स अधिक चमकदार होता है या ग्लेज हो जाता है, उसका कारण क्या है? तो एक ही कारण होता है कि व्हील का ग्रेड बहुत अधिक हार्ड है। अगर बहुत अधिक हार्ड व्हील का हम प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्लेजिंग का दोष हो जाएगा। या फिर जाप की अधिक स्पीड होगी तो भी हो जाएगी, फीड कम होगी तो भी हो जाएगी। बट यहाँ पर जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो अधिक हार्ड मैच कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग व्हील के ग्लेज होने का क्या कारण है? अभी ऊपर ही सेम क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे भी सेम क्वेश्चन पूछा गया कि ग्राइंडिंग व्हील के ग्लेजिंग का कारण कौन सा है? पहला ऑप्शन ग्रेड अधिक सॉफ्ट होना, ग्रेन साइज बड़ा होना, या फिर फीड और रिवर्स कम होना। तो तीनों हमारे लोडिंग से संबंधित हो जाते हैं। जबकि ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड बहुत अधिक और वर्क स्पीड बहुत कम होना, यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है ग्राइंडिंग व्हील के ग्लेजिंग से। अगर ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड काफी अधिक रखेंगे और वर्क की स्पीड उसकी तुलना में कम रखेंगे, जॉब की स्पीड कम रखेंगे, तो वहां पर क्या होगा, व्हील हमारा ग्लेज हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा और वो काम नहीं कर पाएगा सही से। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण विट्रीफाइड बांड के लिए सही है? आपने विट्रीफाइड बांड के बारे में हमने आपको थोड़ा बहुत बताया था। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा लक्षण है जो विट्रीफाइड बॉन्ड के लिए सही है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, डेंस स्ट्रक्चर के कारण अधिक समय तक प्रयोग में लाया जा सकता है, इलास्टिक स्ट्रक्चर के कारण अधिक समय तक प्रयोग में लाते हैं, झटकों और प्रेशर वाले संवेदनशील जगह पर में उपयोग नहीं किया जा सकता, या फिर गीली और सूखी ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स इट इज सुटेबल फॉर वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विट्रीफाइड बॉन्ड से पूछा जाता है यही ऑप्शन है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर एज वेल एज मीन्स व्हाट वी कैन से वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग, गीली और सूखी ग्राइंडिंग दोनों प्रकार की ग्राइंडिंग के लिए विट्रीफाइड बॉन्ड का प्रयोग किया जा सकता है। इसे काफी उच्च ताप पर काफी अधिक समय तक हम ग्राइंडिंग में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, इस पर तेजाब, पानी और क्षार का भी कोई असर नहीं पड़ता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ट्रोइंग क्या है? तो ग्राइंडिंग व्हील की जो ड्रेसिंग होती है और ट्रोइंग होती है दोनों के दोनों एक ही साज सामान से मीन्स एक ही टूल के द्वारा की जाती है। जो डायमंड आकार के टूल आते हैं उसी से हम उसकी ड्रेसिंग भी करते हैं और उसी से क्या करते हैं, उसकी
ट्रूइंग भी करते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, मीन्स उसी के मीन्स ग्लेजिंग वाले दोष को भी हम दूर करते हैं, और सॉरी फॉर दैट, मीन्स ग्लेजिंग वाले दोष को भी दूर करते हैं, लोडिंग वाले भी दोष को दूर करते हैं। मीन्स ड्रेसिंग और ट्रूइंग जो दोनों के दोनों है एक ही साज सामान से की जाती है, एक ही टूल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, एक हार्ड किए हुए ब्लैंक कार्य को ग्राइंड करना है, ग्राइंडिंग के बाद भी इसकी वैसी ही हार्डनेस को बनाए रखना है। ग्राइंडिंग के दौरान वर्कपीस अधिक गर्म हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप वर्कपीस क्या हो जाता है, अस्वीकृत यानी रिजेक्टेड हो जाता है या इन्हें स्क्रैप में भेज दिया जाता है। तो इस अस्वीकृति का कारण क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ऊपर में हिंट दे दिया गया है कि उसे क्या करना है, हार्ड बनाए रखना है। अब हार्ड बनाए रखना है, फिर भी वो रिजेक्ट हो जाता है, तो रिजेक्ट कब होगा, जब वो हार्ड की जगह क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। हार्ड बना होता तो क्या होता, वो आपका एक्सेप्ट कर लिया जाता, लेकिन हार्ड नहीं है, क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, इसलिए उसे क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया या फिर स्क्रैप में भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चित्र में सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन में लॉन्गिट्यूडनल फीड ग्राइंडिंग व्हील की चौड़ाई W के अंश में दिखाई गई है। यदि फीड को किस में दिखाया जाए, फीड को प्रति चक्कर पर 1/3W हो तो व्हील की अधिकतम घिसावट किस किस के बीच होगी, यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है। तो अगर आप सही से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर अगर सही से देखा जाए तो AB और CD इन दोनों के मध्य ये जो ये वाला स्पेस है, यहीं पर सबसे ज्यादा क्या होगी, अधिकतम घिसावट सबसे अधिक यहाँ पर ग्राइंडिंग AB और CD के मध्य का जो स्पेस है इसी के बीच होगी, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न चित्र में दर्शाए गए ग्रुप को चिपिंग करने के लिए आप किस प्रकार के चीजल का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फिगर से ही आपको स्पष्ट ये किस प्रकार की मीन्स ये दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये क्या दिखाया गया, एक ग्रुप दिखाया गया है कि आपको क्या करना है, कुछ नीचे गहराई में आपको ग्रुप काटने हैं, स्लॉट काटने हैं। तो इसके लिए किस प्रकार के चीजल का प्रयोग किया जाता है, आप सभी को पता है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है क्रॉस कट चीजल, या फिर इसी को कैप चीजल के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग ग्रुव वगैरह काटने के लिए, कीबे काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, चीजल के द्वारा एक ग्रुप की चिपिंग की जा रही है। जब चिपिंग ग्रुप के अंत तक पहुंचती है तो धातु के उभड़ के रूप में टूटने से आप कैसे बचा सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि एक साइड से चिपिंग कर रहे थे, इस तरफ को चिपिंग करते हुए जा रहे हैं, अब लास्ट में पहुंचेगा तो ये क्या होगा, मेटल उखड़ जाएगा, रैप कर जाए। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस दिशा से, उल्टी दिशा से चिपिंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, रिपीट हो चुका है। तो अंतिम भाग को उल्टी दिशा से चिपिंग करके हम क्या कर सकते हैं, मेटल को टूटने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मशीन रीमर्स में से किसका प्रयोग रीमर के अक्ष और कार्य के अक्ष के बीच मिस अलाइनमेंट को सही करने के लिए किया जाता है? तो ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा था, अगर थोड़ा सा क्या है, मिस अलाइनमेंट है तो कौन सा सही कर लेता था, तो फ्लोटिंग ब्लेड रीमर जो होता है इसका प्रयोग अगर थोड़ा सा मशीन रीमर और इस मशीन रीमर के एक्सिस और होल के एक्सिस, जॉब के एक्सिस के बीच अगर कुछ थोड़ी सी मिस अलाइनमेंट है तो वहां पर ये जो फ्लोटिंग ब्लेड रीमर होता है अपने आप उसको एडजस्ट कर लेता है। नेक्स्ट, शीशे को ग्राइंड करने के लिए आपको उपयुक्त एब्रेसिव वाला ग्राइंडिंग व्हील चुनना है। आप किस एब्रेसिव का प्रयोग करेंगे? तो अगर शीशे को हमें ग्लास को ग्राइंड करना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, डायमंड का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 113 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, माइल्ड स्टील की ग्राइंडिंग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कटिंग फ्लूइड प्रयोग किया जाता है? तो बेसिकली जब हमें माइल्ड स्टील वगैरह की ग्राइंडिंग करनी होती है तो किसका प्रयोग करते हैं, सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है, इसी कटिंग फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बैलेंस किए हुए ग्राइंडिंग व्हील से ग्राइंडिंग करने से कौन सी आवश्यकता की पूर्ति संभव है? तो अगर आप बैलेंस किए हुए व्हील से ग्राइंडिंग करते हैं तो क्या होगा, सरफेस फिनिश के साथ साथ डायमेंशनल संबंधी परिशुद्धता भी आएगी, कि सरफेस फिनिशिंग भी काफी अच्छी होगी और जिस भी डायमेंशन में आपको जो आपको फिनिश करना वो डायमेंशन भी काफी अच्छा होगा। तो दोनों आप एक साथ अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, काउंटर बोरिंग की जाती है, काउंटर बोरिंग किस लिए की जाती है?
तो काउंटर बोरिंग बेसिकली सॉकेट हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए काउंटर बोरिंग की जाती है। अगर काउंटर सिंकिंग पूछा जाए तो होल के सिरे को क्या करते हैं हम, बेबल करने के लिए काउंटर सिंकिंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर काउंटर बोरिंग पूछा गया है तो काउंटर बोरिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो सॉकेट हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए बेसिकली किसका प्रयोग किया जाता है, तो काउंटर बोरिंग का प्रयोग किया जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है काउंटर सिंकिंग का एंगल, तो उसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कई बार पूछा जाता है कि काउंटर सिंकिंग का एंगल डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग होता है। जैसे अगर काउंटर सिंक हेड रिबिट के लिए बात की जाए तो उसके लिए एंगल होता है 75 डिग्री। काउंटर सिंक वाले होल में अगर हमें सेल्फ टैपिंग करनी है तो सेल्फ स्वतः चूड़ी काटने वाले स्क्रू के लिए काउंटर सिंक का एंगल 80 डिग्री होता है। इसी प्रकार अगर रेसे साफ करना हो या फिर होल को डीबर करना हो या काउंटर सिंक हेड स्क्रू को बैठाना हो तो उसके लिए काउंटर सिंकिंग का एंगल 90 डिग्री होता है। और नेक्स्ट जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसके होल के सिरे को चैम्फर करना हो तो उसके लिए काउंटर सिंक का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री रखा जाता है। तो ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 116 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो ब्रास के हाफ बियरिंग में आयल ग्रुप काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीजल प्रयोग की जाती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको ऑयल ग्रुप काटना है, ठीक है, सॉरी बियरिंग में क्या करना है, हाफ बियरिंग में आयल ग्रुप काटना है, तो आयल ग्रुप काटने के लिए कौन सी चीजल प्रयोग की जाएगी, तो बहुत ही आसान है, हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग किया जाता है ऑयल ग्रुप काटने के लिए। फ्लैट चीजल सामान्य कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। एक्स्ट्रा मटेरियल हटाने के लिए चिपिंग के द्वारा। क्रॉस कट चीजल, इसी को कैप चीजल कहते हैं। कीबे काटने के लिए, स्लॉट काटने के लिए प्रयोग करते हैं। वेब चीजल का प्रयोग कब करते हैं, तो चैन ड्रिलिंग के पश्चात जो यहाँ पर मेटल बचता है बीच में उसको सेपरेट करने के लिए बेसिकली वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, टैप द्वारा किसी होल की थ्रेडिंग के बाद यह पाया गया कि थ्रेड की क्रेस्ट पूरी तरह से आकार में नहीं बनी है। इस थ्रेडिंग के बाद हमने देखा कि जो थ्रेड की क्रेस्ट होनी चाहिए, क्रेस्ट मीन जो आपका मेजर डायमीटर होता है वो सही से नहीं बना है। तो इस दोष के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारण है जिसे आप जिम्मेदार मानते हैं, कौन सा ऐसा कारण है जो कि सही है। तो क्रेस्ट सही से नहीं बना मीन्स वो फाइनल फिनिश नहीं कर पाया। तो उसके लिए क्या होगा, जो होल का साइज है वो टैप ड्रिल के साइज की अपेक्षा से क्या होगा, बड़ा होगा। मीन्स जो हमारा होल है काफी बड़े साइज का है, टैप हमारा क्या उससे छोटा है, तो क्या होगा, ये इतने में ही मटेरियल काट के रह जाएगा। ठीक प्रॉपर यहाँ पर मटेरियल को ये हटा नहीं पाएगा, तो क्रेस्ट हमारी सही से नहीं बन पाएगी। तो क्रेस्ट कब सही से नहीं बनती है, जब होल का साइज टैप ड्रिल साइज की अपेक्षा बड़ा होता है, तो यहाँ पर क्रेस्ट सही रूप से नहीं बन पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ट्विस्ट ड्रिल जाब पर रफ सुराख बनाता है, रफ होल जनरेट करता है, तो इसका संभावित कारण क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है, क्लियरेंस एंगल बहुत अधिक है, तो अधिक होने से आपका रफ होल नहीं बनेगा। बहुत कम है, या फिर कटिंग स्पीड कम है, या फीड की दर बहुत अधिक है। तो बेसिकली यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है क्लियरेंस एंगल कम होने में और फीड दर अधिक होने में, ठीक है। तो अगर फीड दर अधिक ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप क्लियरेंस एंगल कम की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। बट क्लियरेंस एंगल कम होने से क्या होता है, वहां पर मीन्स उसमें भी रफ होल बनता है बट उतना नहीं, उससे कुछ और दोष उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रॉपर कटिंग नहीं करेगा, दिल के टूटने का भी कारण वहां पर बन जाता है। बट जब कभी भी पूछा जाए आपसे कि रफ होल किस कारण बनता है, तो आप सबसे पहले वरीयता देंगे जो फीड की दर होती है बहुत ही कम होती है, तो उस कंडीशन में रफ होल बनता है। क्लियरेंस एंगल कम होने से भी बनता है और उसमें क्या होता है, पैच वगैरह ज्यादा रह जाते हैं, सही से रिमूव नहीं होता मेटल, तो ड्रिल टूट भी सकता है, ठीक। तो ये दोनों से बनता है, बट सबसे पहली प्राथमिकता फीड दर को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टाइप ये IS 34061986 वाले काउंटर सिंक को सीट देने के लिए आप किस कोण वाले काउंटर सिंक ड्रिल का चयन करेंगे। अभी हमने सबसे थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि अगर काउंटर सिंकिंग करना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए 90 डिग्री वाले काउंटर सिंक का प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? 90 डिग्री वाले काउंटर सिंक का वहां पर प्रयोग करेंगे। 75 का प्रयोग कब करते हैं? तो इसका प्रयोग काउंटर सिंक रिविटिंग के लिए करते हैं। 80 डिग्री का प्रयोग कब किया जाता है? तो इसका प्रयोग सेल्फ टाइपिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 120 डिग्री का प्रयोग कब करते हैं? तो होल को चैम्फर करने के लिए प्रयोग करते हैं। 120 नंबर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ड्रिलिंग के दौरान चिप्स केवल एक ही लिप से लगातार निकल रहे हैं, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे केवल एक ही लिप, इस प्रकार से इधर वाली जो लिप है इसी से चिप्स लगातार बाहर निकल रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? आपको ऑप्शन दिया गया है कि लिप एंगल असमान है, पॉइंट एंगल अधिक है, क्लियरेंस एंगल अधिक है, जिस धार में ड्रिलिंग करनी है कटिंग एंगल उसके अनुसार नहीं है। तो इसका जो कारण हो जाएगा वो कारण हो जाता है कि लिप एंगल असमान नहीं है। मीन्स यहाँ पर जो लिप का एंगल होना चाहिए, कटिंग लिप का एंगल है कुछ अधिक हो गया। मान लीजिए सेंटर लाइन है, ये कुछ कम हो गया, ये कुछ ज़्यादा हो गया, असमान हो गया। तो कटिंग के दौरान हमारा केवल एक ही लिप क्या होता है? संपर्क में आता है, दूसरा लिप संपर्क में नहीं आ पाता है। इसलिए जो चिप्स वगैरह होते हैं केवल एक ही लिप से फ्लो होते रहते हैं। तो लिप एंगल असमान है, तो उस दौरान जो चिप्स हैं केवल लगातार एक ही लिप से बाहर निकलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यदि ड्रिल में क्लियरेंस एंगल बढ़ा देते हैं तो क्या परिणाम होगा? तो जैसे जैसे क्लियरेंस एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कटिंग एज क्या होती जाती है? कमजोर होती जाती है, कटिंग एज वीक होती जाती है। नेक्स्ट, किसी रीमर में रिम किए गए होल में खराब फिनिश आती है, निम्नलिखित में से इस दोष का सबसे मुख्य कारण कौन सा हो सकता है? मीन्स जो हमारा ड्रिल किया गया होल है उसमें हम रीमिंग कर रहे हैं, रीमिंग करने के बाद भी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आती है, तो उसका कारण क्या होगा? तो उसका एक ही कारण होता है कि जो हमारा बोर किया गया होल है उसमें अगर हम पर्याप्त रीमिंग के लिए अलाउंस नहीं देते हैं, रीमिंग के लिए पर्याप्त मेटल नहीं छोड़ते हैं, अलाउंस सही नहीं रखते हैं, तो उस दौरान क्या होगा? होल की फिनिशिंग उतनी सही नहीं आएगी, खराब फिनिशिंग आएगी। ठीक, तो आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पर अपने डाउट को अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस को हम और अच्छे तरीके से बना सकें, क्योंकि इससे भी हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। ठीक, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को, कीप इन टच।